चलिए, तो इन yesterday's class we discussed about Coulomb's law, है ना? हमने कुछ क्वेश्चंस Coulomb's law पे किए थे, तो आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस लेने वाले हैं, ठीक है? बेसिकली हम लोग कल वो प्रॉब्लम्स कर रहे थे जिसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व होता है ना? हमने कल कुछ प्रॉब्लम्स ली थी, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मैकेनिक्स, ठीक? वो प्रॉब्लम्स Coulomb's law में जिसमें थोड़ा बहुत मैकेनिक्स इन्वॉल्व होता है, वैसी प्रॉब्लम्स हमने कल की थी, ठीक? आइए अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज दैट अपने पास दो ब्लॉक्स हैं ऐसे करके और बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक? यहां जो ब्लॉक है एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। They are placed on a very smooth surface, इनको एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा गया है और अभी जो इनकी लेंथ है दैट इज L0 स्प्रिंग की, दैट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमने क्या किया, when the blocks are charged, जब हमने ब्लॉक को चार्ज किया, चार्ज बाय Q, जब हमने दोनों ब्लॉक्स को चार्ज दे दिया Q, दोनों ब्लॉक्स को हमने चार्ज दे दिया Q, ठीक? मिलाकर, ईच नहीं, when the blocks are charged by Q, मतलब दोनों को मिलाकर हमने चार्ज दिया है Q। तो क्वेश्चन क्या है हमसे, then find out the charge on each block if the final length of spring becomes capital L, spring becomes capital L, यानी जब हमने दोनों को चार्ज दिया ना तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा इलॉन्गेट हो गया। रीजन इज सिमिलर चार्ज, हमने दोनों को एक जैसा चार्ज दिया, उस वजह से क्या हुआ, रिपल्शन हुई और ये स्प्रिंग थोड़ी सी बढ़ गई। अब इस स्प्रिंग की जो लेंथ है दैट इज सपोज L, द फाइनल लेंथ हैज बिकम L नाउ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चलिए हमें बताइए स्प्रिंग में सिर्फ एक चार्ज कितना दिया होगा हमने दोनों ब्लॉक्स को। नाउ दिस इज वेरी इजी, आप समझो इस बात को। अगर आप एक ब्लॉक लेंगे ना, स्प्रिंग कांस्टेंट चलो K मान लो, अगर आप एक ब्लॉक लेंगे ना दोनों में से, चलिए आपने ये वाला ब्लॉक ले लिया, इस साइड वाला, इस पे चार्ज कितना है Q, जरा सोचो इस पे कौन कौन सा फोर्स होगा। एक तो इस पे चार्ज दिया, इस पे चार्ज दिया। पहले मुझे बोलो अगर हमने टोटल चार्ज दिया बेटा Q, तो मतलब हम एज्यूम करेंगे हमने आधा इसको दिया है, आधा इसको दिया है, ठीक है? हाफ ब्लॉक्स आर चार्ज्ड बाय Q, चलो क्वेश्चन में मान लो गिवन है कि आधा आधा दिया है ना? तो मुझे बताओ इसका चार्ज Q बाय 2 है, तो ये ब्लॉक इसे इस तरफ रिपल्स करेगा, रिपल्शन देगा। तो चलिए इस ब्लॉक ने इसको इस तरफ रिपल्शन दिया, जिसको हम कूलम्ब्स फोर्स ऑफ रिपल्शन बोलेंगे, सही? और जब ये ब्लॉक इधर जाने की कोशिश करेगा, ठीक, ये ब्लॉक फिक्स्ड है, एक वाला ब्लॉक फिक्स्ड है, तो जब ये ब्लॉक इधर जाने की कोशिश करेगा तो इस ब्लॉक पर इस तरफ लगेगा कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, जिसे तुम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हो, स्प्रिंग फोर्स। और इक्विलिब्रियम सिचुएशन में रिपल्शन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो रिपल्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं रिपल्शन फोर्स दैट इज K, शाबाश, Q/2 into Q/2 अपॉन जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में फाइनल, दैट इज L स्क्वायर, राइट? दैट इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स K into एक्सटेंशन क्या है, इनिशियल लेंथ L0, फाइनली L, तो L minus L0, ठीक? तो यहां से हम कह सकते हैं कि Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर इज इक्वल टू K L minus L0। तो हम अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हम यहां कह सकते हैं कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू K L minus L0। हाँ, लेकिन दिमाग में एक चीज, ये K और ये K अलग है, ऑब्वियसली ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको
कैंसिल नहीं करना अभी, हाँ बोलोगे कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक। तो यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर और ये साथ में 4l स्क्वायर भी उधर जाएगा, 4 into l स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज k अपॉन कैपिटल K l माइनस l नॉट 4l स्क्वायर, ठीक। और ये इस तरह से q इज इक्वल टू 4 का रूट दैट इज 2 और l का l अंडर रूट ऑफ k स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट l माइनस l नॉट। तो बेटा ये है जो हमने चार्ज दिया होगा दोनों ब्लॉक्स को, ठीक। मतलब ये टोटल चार्ज है सिस्टम पे, ठीक है ना। और ईच ब्लॉक दोनों पर कितना होगा, ईच ब्लॉक एक एक पर कितना होगा चार्ज, क्यू बाई 2। हाँ इस 2 को कैंसिल करो, l रूट ऑफ k अपॉन k, शाबाश l माइनस l नॉट। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना। ओके सिंपल लॉजिकल सा सवाल, कोई खतरनाक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आराम से समझो। देखो बेटा यहां मान लो एक वॉल है और इस दीवार के अंदर एक छोटा सा चार्ज फिक्स्ड है, वो प्लस ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ऐसे समझो कि यहां इसके पास में एक और चार्ज रखा गया है, छोटा सा हल्का सा। सुनो मेरी बात को ध्यान से समझना, दिस इज 2 माइक्रोकूलम चार्ज और ये भी है 2 माइक्रोकूलम चार्ज। इसको हमने होल्ड करके रखा है, होल्ड करके, ये होल्डिंग मतलब इसको हमने इसी जगह पे रोक के रखा है, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो रिपल्शन से उधर चला जाएगा। हमने इसको होल्ड करके रखा है, ठीक। और इस साइड पर कुछ डिस्टेंस दूर जाकर एक वॉल है, एक दीवार है, दिस इज अ वॉल ऑन दिस साइड। और ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक दी गई है काफी कम है, सपोज मान लो ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। एज्यूमिंग, हमसे ऐसे के एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन of charged particle constant for the range of distance is given, for the distance given, find the velocity with which charge will collide with wall, है ना। ये क्वेश्चन बहुत assumptions पर बेस्ड है, बहुत लूज सेंस में बताया गया है। क्या बताया गया कि ये चार्ज फिक्स्ड है 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम है, इसको हमने होल्ड किया है, पकड़ के रखा है। जैसे ही तुम इसे छोड़ोगे ये चार्ज तेजी से चलता हुआ उस तरफ चला जाएगा और सीधा इस बॉल के साथ टकराएगा। अब हम जानते हैं कि इस पे कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं लगने वाला, ठीक है, कोई कांस्टेंट फोर्स लगेगा नहीं। जैसे ये यहां से शुरू करेगा पहले ज्यादा फोर्स होगा और इस तरफ जाएगा तो फोर्स घटता जाएगा, ठीक। समझिए बात, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन हमसे कहा गया कि चलो एज्यूम करो कि इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है लगभग, ठीक। तो आप बताइए किस स्पीड से ये इस दीवार से टकराएगा। यहाँ एक और assumption है, you should understand, ये बहुत ही assumption पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ एक और assumption है, बेटा कूलम्ब्स लॉ मूविंग चार्जेस पर एप्लीकेबल नहीं होता, रेस्ट स्टैटिक चार्जेस पर होता है, ठीक। बट चूंकि क्वेश्चन में इतना assumption दिया गया, लेट्स एज्यूम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बहुत हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो इसको सीरियसली नहीं लेना, क्या है ये हाइपोथेटिकल है, समझिए बात में बहुत सारी assumptions करके। Okay, following all those assumptions जिसने दिया क्या, accepted all the assumptions, right? तो मुझे बताइए क्या होगा। सबसे पहली चीज क्या लगता है, आइडिया क्या रहेगा इसमें? फोर्स से निकालेंगे एक्सेलरेशन, ठीक। क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन, उससे वेलोसिटी निकल जाएगी, डिस्टेंस पता है, ग्रेट, ठीक है, वो सही है। आप क्या कर सकते हो, आपने जैसा कहा कि पहले हम सब निकालेंगे क्या, एक्सेलरेशन से के बाद हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन आपने माना हुआ है कांस्टेंट है नहीं कि माना हुआ है, ठीक। डिस्टेंस एज गिवन है ना। एक और तरीका भी हो सकता है, आई वांट टू नो क्या, पहली चीज है फोर्स निकाल लो, राइट। अगर हमें मास गिवन है, मान लो ये 2 ग्राम है, आप इस तरह से पहले तो आप क्या करो, पहले तो आप फोर्स निकालो। अब देखो फोर्स की कितनी वर्क हुई यहां से यहां तक, ठीक। एंड वर्क, हाँ वेरी गुड, वर्क के
थ्योरम। ठीक है, अब तुम्हारे पास दोनों चॉइसेस है, जो तुम्हें अच्छा लगे करेगा। यू गॉट एन आइडिया राइट। चलिए अच्छा, पहला केस मानते हैं मास नहीं गिवन है। ठीक, अच्छा मास 2 ग्राम, ओके चलो मान लो। देखो बताओ मुझे, पहले मुझे बोलो फोर्स कितना आएगा। दैट विल बी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k का मतलब 9 into 10 power 9, q है 2 माइक्रोकूलम, सो दिस इज 2 into 10 to the power minus 6 होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस बहुत छोटी है और फोर्स नियरली कांस्टेंट है हर जगह। कहा गया है, कहा गया है, ऐसा होता नहीं, कहा गया है। तो हम लेंगे डिस्टेंस 10 into 10 power minus 2 whole square. This f comes out to be 9 4 are 36, 10 to the power हाँ 9 12, यहाँ बचेगा 3 4 ऊपर जाएगा ये minus 1 ना 3.6 न्यूटन। This is the force जो given है। अब तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ यार, जैसा आपने कहा वैसे दोनों में से एक ही बात है, सही है। Acceleration is equivalent to force upon m। बेटा आई एम रिपीटिंग, यहां आप एक assumption लेके जा रहे हैं 3.6 upon 2 into 10 to the power minus 3। तो acceleration is, you can write it 36 10 to the power minus 1, 2 into 10 power minus 3। This is 18 into 10 to the power minus 0.18 meter per second square। नहीं plus 2 plus 2 1800 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये है इसके पास एक्सेलरेशन, है ना। नाउ मुझे बताइए वही इक्वेशन जो बोल रहे हैं v स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू a s। फाइनल वेलोसिटी किससे टकराया, v इनिशियल क्या ले लेते हैं 0 to 1800 एंड डिस्टेंस इज 10 into 10 to the power minus 2, right। तो you can say v square is 3600 10 power minus 1, that is 360। v is root of 360 मीटर पर सेकंड। ठीक, इस स्पीड से ये जाके सीधा दीवार के साथ टकरा जाएगा। Am I right? तो ये सिंपल है सवाल है, इसमें कुछ खास नहीं है, उतना लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ जी। See, I am repeating this question ना, इसमें क्या है ना कि इसमें बहुत assumptions है भाई, बहुत ज्यादा। ठीक, ये प्योर assumption बेस्ड सवाल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। और इसमें देखो ये 10 भी है, जो आप बोल सकते हैं कि सर फोर्स में आपने r लिया है, डिस्टेंस 10 नहीं लेना चाहिए था। जब ये चार्ज यहां से यहां चलेगा डिस्टेंस बार बार वेरी करेगी। ठीक, ये एवरेज फोर्स है लगभग। ठीक, इतना ही लगेगा हर जगह पे ऑलमोस्ट। चलिए बेटा इसको लिख ले।
शाबाश। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो बेटा ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज दैट देयर आर टू चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर टू चार्जेस। यहां पे रखा गया है एक और यहां पे रखा गया है एक और चार्ज। दोनों का मास दिया गया है 5 ग्राम। बोथ ऑफ देम आर 5 ग्राम। ठीक, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्टेंस इनके बीच में है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का गैप है और दोनों के पास है 10 टू द पावर -7 कूलम ऑफ चार्ज। 10 पावर -7 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन कह रहा है इफ द चार्जेस स्टे इन इक्विलिब्रियम, if the charges stay in equilibrium, if the charges stay in equilibrium, मान लीजिए कि चार्जेस इक्विलिब्रियम में हैं, चार्जेस stay in equilibrium at the verge of sliding, at the verge of sliding, at the verge of sliding. Find out the coefficient of friction, find out coefficient of friction, find out coefficient of friction between charge and surface. Obviously surface यहाँ रफ बताई गई है, ठीक है, ये सरफेस रफ है, तो हमें सरफेस और चार्ज के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या लगता है, क्या आइडिया क्या है? वेरी गुड, रिपल्सिव फोर्स को बराबर कर देंगे फ्रिक्शन फोर्स के। नाइस, ठीक, इसको करो जरा, जरा आंसर बताएं मुझे, इसको करके आंसर बताओ। आपने बिल्कुल सही लिया है, क्वेश्चन तरीका सही है बिल्कुल। आपको बस ये बताना है फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से और आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या है 1.8 × 10⁻², यानी 0.18। करेक्ट है, वेरी गुड, 0.18 इज द करेक्ट आंसर। शाबाश। देखिए ये वो क्वेश्चन है जिनमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मैकेनिक्स आता है। अब आपने 11th क्लास में एनएलएम पढ़ा है, तो उसमें आपने सीखा है फोर्सेस को कैसे बैलेंस करते हैं। बस इस वाले चैप्टर में हमने एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस किया और उसी फोर्स पे आप एनएलएम के सवाल लगा रहे हैं हम लोग। ठीक, चलिए बताइए मुझे क्या होता है। जरा एक चार्ज कंसिडर करिए, ये वाला चार्ज। अब इस चार्ज पर ये वाला चार्ज किधर की डायरेक्शन में रिपल्शन देगा, दिस विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन। एंड जब ये चार्ज इधर स्लाइड करना चाहेगा तो इधर होगी फ्रिक्शन। मगर अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और मैं पूछ लूं, ये कौन सी फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वर्ज ऑफ स्लाइडिंग बोला गया है ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की फार्मूला हम लोग सब जानते हैं, म्यू टाइम्स एन, और यहाँ एन ऊपर है तो mg नीचे है, तो देयरफॉर म्यू टाइम्स mg। वेरी गुड, म्यू नहीं पता, m है 5 × 10⁻³ g का वैल्यू है 10, तो ये बनेगा म्यू 5 × 10⁻²। ये आया हमें स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, नाउ इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कंडीशन क्या है, रिपल्सिव फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन और रिपल्सिव फोर्स बैलेंस होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन हमें निकल के आया है म्यू 5 × 10⁻² एंड रिपल्सिव फोर्स बेटा हम निकाल सकते हैं k q1 q2 10⁻7 10⁻7 10⁻14। Our distance is 10, means 10 × 10⁻² होल स्क्वायर। तो यहां से म्यू, खैर यहां से तो पता है, आप कैलकुलेशन कर लोगे 0.18। ठीक, दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.18, राइट? ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, इसी कैटेगरी में, इन्वॉल्विंग मैकेनिक्स। कंटिन्यू करते हैं, एक और क्वेश्चन है।
बड़े सिंपल से सवाल है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट देयर इज अ स्ट्रिंग, एक रस्सी है, इस रस्सी पे हमने दो चार्जेस को ऐसे सस्पेंड किया हुआ है, इनके बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक, ये m1 मास है, ये m2 मास है ना, और हमसे कहा गया है कि दोनों ही मासेस है 0.9 kg, 0.9 kg। हमसे कहा गया है कि बेटा m1 और m2 बराबर हैं और दोनों है 0.9 kg। बोला गया है if the tension in both strings is same, if the tension in both strings is same, both strings is same। अच्छा, ये कहा गया है कि दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम है, फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच बॉल, द चार्ज ऑन ईच बॉल, दोनों बॉल्स पर कितना चार्ज होगा। दीज आर पिथ बॉल्स, वेरी स्मॉल बॉल्स, इनमें चार्ज कितना होगा, मतलब इस सेक्शन में जो टेंशन है इस सेक्शन में भी वही टेंशन है, तो अगर सेम टेंशन है, क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों पर चार्ज निकालो। व्हाट इज द चार्ज? 3 कूलम। 3 कूलम इज नॉट द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा आप सोचें, 3 है, हाँ 3 10 पर -3 नहीं, 10 पर -6 3 माइक्रो कूलम। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, if you are right then। अच्छा, आइडिया क्या लगाया आपने इसमें? व्हाट द आइडिया? हाँ टेंशन, हाँ टेंशन और एनर्जी जरा करके दिखाएं। ठीक है, मैं देखता हूं, आई विल वेट फॉर द आंसर। शाबाश, क्विक करके दिखाएं, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल है। शाबाश, सॉरी इसमें कहा गया है ये 0.9 kg नहीं है, 0.9 ग्राम्स है। हाँ, अब जरा करो, 0.9 ग्राम्स है, नॉट kg। It's a very easy question. Some of you has got the answer. Very good. बाकी भी क्वेश्चन का आंसर बताएं। 3 into 10 power minus, very good, 3 into 10 power minus 6, absolutely right। देखो इस वाली बॉल को कंसीडर करो जरा, है ना। अब देखो ये स्ट्रिंग ऊपर, ये स्ट्रिंग नीचे। अब यहां सबसे पहला फोर्स जो लगेगा दैट विल बी m into g। अब इस स्ट्रिंग के ऊपर जो यहाँ है इसका टेंशन ऊपर T होगा, और इस स्ट्रिंग में टेंशन इधर होगा नीचे T। अगर टेंशन बराबर है, ये और ये कैंसिल कर जाएगा, ये भी क्यों चार्ज, ये भी क्यों चार्ज, ये दोनों रिपल्शन करेंगे और वो रिपल्सिव फोर्स ऊपर होगा। तो तुमने किया क्या, टेंशन बराबर, तुमने रिपल्सिव फोर्स को mg से बैलेंस कर दिया, सही है ना। ठीक, तो मुझे बताइए रिपल्सिव फोर्स की q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस इज 3 स्क्वायर, m इज 0.9, 10 पावर -3, g का वैल्यू 10 एंड दिस इक्वेशन विल रिजल्ट इनटू द क्यूब। यहां से क्यों निकलेगा तुम्हें, सही है, सारे वेरिएबल्स एडजस्टेड, कोई मसला ही नहीं है इसमें। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं।
आपके पास तीन चार्जेस हैं, यहां एक चार्ज है, यहां एक चार्ज है और यहां एक चार्ज है। ये कहा गया है ये क्यू है प्लस क्यू, ये +2 क्यू है और ये कहा गया है ये +4 क्यू है। यहां डिस्टेंस d है, यहां डिस्टेंस d है। एंड देन क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द रेशियो इन द टेंशन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंशन इन AB एंड BC। ये A, ये B और ये C। हमसे पूछा है रेशियो ऑफ टेंशन इन AB स्ट्रिंग एंड BC स्ट्रिंग। एक पहला ऑप्शन 1:3, दूसरा 3:1, तीसरा 2:1 एंड फोर्थ वाला 1:2। चलिए टेंशन का रेशियो बता दीजिए बेटा, बहुत आसान सवाल है, आपको सिर्फ रेशियो पता करना है। शाबाश, इसको ट्राई कर लें। चले बेटा, हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व एंड देखते हैं, फिर ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। पहले हम इस वाले को लेते हैं, चलो पहले हम चार्ज A को ले लेते हैं बेटा और देखते हैं क्या होता है। ये चार्ज क्यों है, A है। देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, सबसे पहले तो ये 2 क्यों फोर्स लगाएगा, मतलब इधर की तरफ FB, फोर्स ड्यू टू B। फिर ये CB से फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो दिस इज FC। जब इधर को जाना जाएगा तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा T इधर की तरफ। चलो मान लो TAB, स्ट्रिंग में जो टेंशन है और B के बीच में, तो TAB is simply FB plus FC। What is FB? K B की वजह से फोर्स Q into 2Q, यानी 2Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस इज D स्क्वायर प्लस 4 जो C की वजह से आ रहा है, K Q into 4Q, K into कैसे 4Q स्क्वायर अपॉन यहां से यहां तक डिस्टेंस इज 2D, तो ये कहते हैं 2D स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी 2K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, यहां ये 4 बनेगा और वो भी 4, K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी 3K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, 3 टाइम्स K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ये आपको आ गया स्ट्रिंग AB में जो टेंशन है वो, उसका वैल्यू। अब बताइए जो स्ट्रिंग BC में टेंशन होगा उसका वैल्यू क्या रहेगा, BC स्ट्रिंग में। अब चलो आप C वाला सेक्शन, C वाला ये ले लो, C ऑब्जेक्ट, इस पे इस तरफ लगेगा फोर्स जो B ने लगाया और इस तरफ लगेगा फोर्स जो A ने लगाया, और इस तरफ होगा टेंशन बिटवीन B एंड C। सो व्हाट इज द टेंशन बिटवीन B एंड C? FA प्लस FB। तो बेटा FA क्या आएगा, KA की वजह से जो फोर्स आएगा C पे, KQ into 4Q, that means 4Q square, 4Q square upon 2D square, very good, plus FB जो B ने लगाया फोर्स, that is K 2Q into 4Q, that is 8Q square upon D square, माइनस क्यों आएगा बेटा? नहीं, सारे के सारे पॉजिटिव्स है ना। C पर जो फोर्स B की वजह से लगेगा वो रिपल्शन होगी उधर की तरफ, और A की वजह से जो फोर्स होगा वो भी रिपल्शन ही होगी, है ना। यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है तो अट्रैक्शन वाला सवाल ही नहीं है। हाँ वो है, B पे अगर टेंशन लोगे तो फिर उसमें मसला होगा ना, B कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरह भी टेंशन लग रही है,
ठीक, दैट्स व्हाई आई चूज सी। चूज करने को बी भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाली टेंशन तो ऑलरेडी जानते हो, तो उधर वाली टेंशन आराम से निकाल सकते हो। ठीक, बट सी आसान रहेगा कंपैरेटिवली। सी पे किया मैंने, तो मुझे बताइए ये आएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस दिस विल बी 8 k क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स k क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। देन व्हाट इज दैट टेंशन रेशियो इन AB डिवाइडेड बाय BC। आप सोच के देखो सर, 3k क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, 9k क्यू स्क्वायर अपॉन 3, तो 9 अपॉन 3, तो यह आएगा 3 अपॉन 1, या आंसर आपका होगा 3:1। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3:1, राइट। 1:3 हमने डिवाइड किसका, अच्छा उल्टा किया, डिवाइड किया हमने इसको, सॉरी डिवाइड किया हमने उल्टा। ओके 1:3 डिवीजन हमने उसका, हमें रेशियो निकालना है AB टू BC, नॉट BC टू AC, BC टू AB। ठीक, ओके ग्रेट, इसको नोट करना बेटा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जस्ट फॉर मी एक आइडिया कि आप इसको कैसे करने वाले हैं, और मुझे वो आइडिया बता दीजिए आप कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। बेटा मैं आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रहा हूं कि मेरे पास एक चार्ज है Q जो रिवॉल्व करता है अराउंड द पॉइंट चार्ज स्मॉल q। एक चार्ज है स्मॉल q और एक चार्ज है कैपिटल Q। ऐसा कहा गया है कि ये कैपिटल Q इस स्मॉल q के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। वैसे अगर ये दोनों चार्जेस सेम साइन के हुए ना तो घूमने का तो सवाल ही नहीं बनता। आप एब्सोल्युटली समझ गए कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। चलो मान लो सेंटर वाला पॉजिटिव तो वो नेगेटिव, अरे बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। चलो भाई वो तो आप समझदार हो, आप समझ गए। यहां डिस्टेंस r है। क्वेश्चन कहा गया है इफ चार्ज q revolves around small q in circular track। सर्कुलर ट्रैक में एज्यूम कीजिए रिवॉल्व हो रहा है। फाइंड आउट, हमसे पूछा है फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल कैपिटल Q। चाहिए बेटा यहां एक अच्छा सा फोर्स होगा, कौन सा वाला होगा वो मैं जानता हूं। वेरी गुड, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि आपने को अगर सर्कल में घुमाना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, है ना। यानी यहां इसको तो माइनस क्यों मान लो, ठीक है। अब ये घुमाने वाला सिलसिला वैसे भी चल सकता है जैसे हमने ग्रेविटेशन में किया था लास्ट टाइम कि तीन मासेस हैं ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से घूम रहे हैं। अब हम कह देंगे तीन चार्जेस हैं,
कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं। 4 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, वैसे वाले जो किया था लास्ट टाइम हमने, जैसे ग्रेविटेशन में किया था, ऐसे वाले सवाल ग्रेविटेशन में बहुत किए हमने। You have got an idea ना क्या करना है, क्या करोगे जरा मुझे बताओ, आइडिया क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस करना। वेरी गुड, ठीक, तो आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है। चलो करते हैं फिर इस आइडिया को इम्प्लीमेंट, देखते हैं क्या आंसर निकलेगा हमें। देखो सबसे पहले एक फोर्स यहां की तरफ होगा, सेंटर की तरफ, विच इज अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, और यही फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस इज कूलम्ब फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला क्या है? m ओमेगा स्क्वायर r, दैट इज इक्वल टू कूलम्ब फोर्स k कैपिटल क्यू स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। तो ओमेगा निकलेगा k कैपिटल क्यू स्मॉल q अपॉन m इंटू r क्यूब। तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ k क्यू क्यू अपॉन m r क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, दैट इज इक्वल टू k क्यू क्यू अपॉन m r क्यूब, और साथ में t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m r क्यूब अपॉन k क्यू क्यू। अब आप इसको थोड़ा फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, इफ यू विश, देयर इज नो नीड, बट ठीक है अगर चाहते हैं। k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, 1 by 4 pi epsilon naught q into q. This comes out to be 4 pi epsilon naught ऊपर, 4 pi epsilon naught mr cube upon small q into capital Q. This is the time period with which the charged particle will revolve, है ना? Okay. So this is not something which is very hard to understand. एक easy सी चीज है, आप आराम से समझ जाओगे, है ना? चलिए, टाइम पीरियड का जिक्र आ ही गया है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अभी हम लोग एसएचएम के क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें, ठीक? कुछ थोड़ा बहुत ईच ऑफ एसएचएम, ठीक? अभी देखो ये इंटरेस्टिंग होता जाएगा, आराम से समझो, गेट इंटरेस्टिंग, मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। But before doing questions on SHM, we'll be reading something जो हमें और काम आएगा इसमें, जिससे हम और हेल्प लेके और मजेदार सवाल बना सकते हैं। देखो बनाने को कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी चैप्टर उठा के आप घुसा सकते हैं इसमें, वर्क पार्टनर जनरल जो भी, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे काम करती हैं चीजें, है ना? एक आइडिया आपको आना चाहिए कि मैकेनिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा और हम किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे। इफ यू हैव गॉट दैट आइडिया, स्मॉल पिंच ऑफ आइडिया, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से, बस एक आइडिया होना चाहिए, ठीक? चलिए, तो बेटा एक प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे जो अपने बहुत काम आएगा अभी, which is called as सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक? ये हमने ग्रेविटेशन में भी लास्ट ईयर पढ़ा था। तो स्टेटमेंट वही है, अबे बोलना है मुझे या नहीं? बोलना है स्टेटमेंट समझ के, क्या स्टेटमेंट होगा जरा बताइए। हाँ, अगर एक पार्टिकल पर बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं तो वही टोटल फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। वेरी गुड, तुम्हें तो ग्रेविटेशन अच्छे से याद है, वेरी गुड, आप तो इंटेलिजेंट लोग हैं। चलिए आ गया, ठीक। चलिए, तो फिर भी एक थोड़ा सा स्टेटमेंट नोट करते हैं, थोड़ा इक्वेशन उधर उधर थोड़ा सा लगना चाहिए कि नहीं पढ़ा हुआ है, याद होना चाहिए फिर बस। बाकी तुम्हें पता है इसका मेन पॉइंट क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है। ये कहता है हमसे इस तरह से, अगर यहां एक चार्ज है सपोज Q0, दिस इज द चार्ज Q0,
और इसके आसपास हमने यहाँ चार्ज एक रखा है Q1, यहाँ एक चार्ज रखा है Q2, यहाँ एक चार्ज रखा है Q3, यहाँ एक चार्ज है Q4, डैश डैश डैश, यहाँ एक चार्ज है Qn। मल्टीपल चार्जेस आर देयर, बहुत सारे चार्जेस हमने रखे हुए हैं। अब यहाँ पे समझो कि फर्स्ट चार्ज और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दैट इज r1 नॉट, है ना। सेकंड चार्ज और इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r2 नॉट, थर्ड और इसके बीच में जो है दैट इज r3 नॉट, फोर्थ और इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r4 नॉट, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज rn नॉट। अब these are the distances, right? शाबाश। तो अब मुझे बताइए इस चार्ज पर जो सेंटर पे रखा है Q नॉट, इस पे कितने सारे फोर्सेस एक्सर्ट होंगे बेटा? सबसे पहला फोर्स ये Q1 लगाएगा, किधर को लगाएगा वो? इधर। दिस इज द फोर्स ऑन नॉट चार्ज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट Q1। सेकंड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर होगा, फोर्स ऑन जीरो चार्ज ड्यू टू सेकंड। थर्ड की वजह से जो होगा वो इधर होगा, फोर्स ऑन थर्ड नॉट बिकॉज ऑफ थर्ड, एंड so forth। इस तरह से फोर्स ऑन द जीरो चार्ज बिकॉज ऑफ nth चार्ज, राइट। और हमसे ये स्टेटमेंट पता है कि नेट फोर्स अगर अपने को चाहिए, नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू F01, शाबाश, F02, F03 प्लस डैश अप टू F0n। अब अगर थोड़े और नखरे करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे? इनका वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर करके, फिर कॉमन ओवर, वो पता है स्टेटमेंट। मुद्दे की बात ये है, बाकी सब कहानी है। मुद्दे की बात यह है कि अगर किसी चार्ज पर बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं तो आपको टोटल फोर्स निकालने के लिए वेक्टर सब करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। सही? लेकिन यहां एक assumption है अगेन, और वो assumption क्या है कि जब आप इस और इस चार्ज के बीच का फोर्स कैलकुलेट करेंगे तब आप भूल जाएंगे कि बाकी चार्जेस भी उधर है, ठीक। जब आप इन दो के बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे आप बाकी चार्जेस की प्रेजेंस को एकदम इग्नोर कर देंगे, रॉयल इग्नोर। समझ आई बात? ठीक, ये ख्याल रखना है, वरना आप सोचो कि फोर्सेस इकट्ठे लग रहे हैं, हो गया ये एक assumption। दूसरी एक assumption, भाई साहब ये चार्जेस आपस में क्या कर रहे हैं एक दूसरे पे, बाकी ये जो आसपास रखे हैं, बेसिकली वी डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं आपस में। हाँ, अगर ये कहता है क्वेश्चन इस पे फोर्स निकालो, तब हम इसको पकड़ेंगे, फिर इस पे फोर्स निकालेंगे। फिलहाल अपना ये है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यहां इस पे निकालना है फोर्स। तो भाई वो बाकी चार्जेस आपस में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट, वी डोंट केयर अबाउट देम, राइट। तो दो चीजें इग्नोर मारनी है, क्या? कि जब हम दो के बीच का फोर्स कैलकुलेट करें बाकियों को भूल जाए, और दूसरी बात वो आपस में क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, राइट। ठीक, तो याद रखना ये दो assumptions हैं while calculating force between two charges, शाबाश, the presence of other charges is neglected। उस टाइम पे आप बाकी चार्जेस को नेग्लेक्ट करेंगे, other charges is neglected। ऐसा पता है क्यों करते हैं? देखो, अगर इन दो के बीच का फोर्स निकाला जा रहा है और वहां बाकी चार्जेस भी हैं, तो इन दो के बीच का जो फोर्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी चार्ज के होने से, वो फोर्स थोड़ी ना चेंज होगा। अरे भाई, अगर फर्स्ट और सेकंड अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, थर्ड चार्ज आया, माना नेट फोर्स चेंज होगा, लेकिन पहले और दूसरे के बीच में जो फोर्स है रहेगा सही, प्रोवाइडेड दैट ऑल दोस पैरामीटर्स, डिस्टेंस, चार्ज वगैरह किसी चीज को डिस्टर्ब ना किया गया हो, ठीक। दूसरी चीज है अपने पास, क्या क्या बताया मैंने? इंटरेक्शन ऑफ अदर चार्जेस इज नेग्लेक्टेड। बाकी चार्जेस क्या कर रहे हैं, हमें उसको नेग्लेक्ट करना है, हमें जिस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करने को बोला गया है बस उसी को पकड़ के उस पर फोर्स देखने, कैलकुलेशन मारनी है, खेल खत्म, सही। अब तुम्हें याद दिलाते हैं वो 11th वाले दो वेक्टर के वो दो चार फंडे। सबसे पहला फंडा क्या कि भाई अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के
और दोनों 90 डिग्री पे होंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? हाँ, रूट ऑफ 2a। वेरी गुड। तो रिजल्टेंट किधर से होगा? नेट रिजल्टेंट फोर्स, नेट रिजल्टेंट इधर से होगा। सही, जानते हैं स्टेटमेंट को? दूसरी बात, अच्छा अगर ये इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, यहां से रिजल्टेंट आएगा। और इस केस में हम जानते हैं, इस केस में ये जो एंगल बीटा बनेगा ना रिजल्टेंट वाला, दैट विल बी 45 डिग्री अगर बराबर है, और इस केस में जो बीटा बनेगा दैट इज tan इनवर्स b अपॉन a परपेंडिकुलर अपॉन बेस। करेक्ट। दूसरी बात, अगर दो वेक्टर्स आपस में इक्वल है और 120 के डिग्री पे 120 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है तो रिजल्टेंट रूट नहीं, हाँ दोनों में से एक के बराबर। ऐसा नहीं बोलते, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या खा के आए थे सुबह सुबह? ये रिजल्टेंट है आप, हाँ ठीक कर सकते हैं, एंगल कर सकते हैं, एंगल की तो बात नहीं, वो हम कर सकते हैं। यहां पे देखो, अगर दो वेक्टर्स इक्वल है और 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है तो रिजल्टेंट रूट 3 टाइम्स a आएगा। ठीक। और अगर दोनों बराबर है तो 2a, अपोजिट है बराबर है तो 0। अरे अपोजिट है बराबर है तो एक ही मैग्नीट्यूड में बराबर, एक ही डायरेक्शन तो 2, सिंपल ऐड हो जाएगा, सिंपल वाला एडिशन। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और हम एक चीज याद रखेंगे, जिधर हमें वेक्टर का एडिशन मुश्किल हो रहा होगा, इन मेथड से नहीं होगा तो हम एडिशन करेंगे बाय कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड तुम्हें पता है, हर किसी वेक्टर को अपनी जगह पे तोड़ दो, एक्सिस पर जो कंपोनेंट आते हैं उनको प्लस करो एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जो आते हैं उनको भी प्लस करो, रिजल्ट आप लास्ट पे ले सकते हो दोनों कंपोनेंट्स को मिलाकर। पता है ना? ठीक। तो वेक्टर का थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होना चाहिए। अब इसमें आते हैं वो बकवास वाले सवाल। ट्रायंगल है, हाँ ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे 3 चार्ज है, चलो एक चार्ज पे फोर्स बता दो, है ना। स्क्वायर है, एक कॉर्नर पे चार्ज है, बताओ फोर्स कितना होगा। क्या ऐसे वाले सवाल हमने ग्रेविटेशन में किए हैं? बहुत सारे सवाल ऐसे किए हमने, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन वाले किए हैं। ठीक, तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनको आप जल्दी जल्दी निपटाएंगे, मुझे भी यकीन हो तुम्हें याद है। ठीक, चलिए पहले आप इसको नोट कर लें। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इस पे। अब तुम ये समझ गए ये सारी कहानी क्या है, सुपरपोजिशन रूल कैसे यूज करना है, वो आपको जानते हो ग्रेविटेशन से। फिर भी कुछ एक आध क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1,
वही अपना पुराना घिसा पिटा सवाल, क्या क्या अपने पास एक ट्रायंगल है, 3 कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस हैं, है ना, सेपरेशन ए है, फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज। कितना? रूट। अरे ठीक है, एक बार कर लो, मुझे पता है तुम्हें आता है, मुझे पता है तुम्हें आता है, थोड़ा बहुत कर लो। अब वो क्वेश्चन याद ही हो गए ग्रेविटेशन से, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, कर दो, कुछ एक दो ले लेते हैं, कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, को आता है वो सब। शाबाश। पहला वाला कर लोगे? शाबाश, जरा ट्राई करें सब। क्या भी कर लेंगे? पहला वाला तो तुम लोगों ने किया, अब दूसरा वाला मैं दिखा रहा हूं, सुनो, जिसने किया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया वो बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आसान सा सवाल है। किस वाले पे फोर्स निकालना चाहते हो वो मुझे बताओ। किसी एक कोने के चार्ज को पकड़ लो, यहां से ये फोर्स जो लगाएगा वो इधर होगा, ये जो फोर्स इस पे लगाएगा वो इधर होगा, और ये वाला जो फोर्स लगाएगा वो इधर होगा, है ना? ठीक, अब ये फोर्स जो पहला वाला होगा दैट विल बी k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये वाला जो होगा दैट इज आल्सो k q स्क्वायर अपॉन, और ये वाला जो फोर्स होगा दैट इज k q स्क्वायर अपॉन रूट 2a होल स्क्वायर। सही है, दैट विल बी k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, है ना? इसको f डैश कहते हैं। तो ये सिंपल में आएगा k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर f है, तो f by 2, पता है ना? तो बेटा एक फोर्स इधर की डायरेक्शन में f, एक फोर्स इधर की डायरेक्शन में f, एक फोर्स इधर की डायरेक्शन में f बाई, इन दोनों का रिजल्टेंट मिलाकर देखा जाए तो f अपॉन रूट 2 अपॉन f, और रूट 2 अपॉन f और f by 2 प्लस। सो नेट फोर्सेस ये सब सिखा चुका हूं मैं, रूट 2 f प्लस f अपॉन 2, तो f निकलेगा बाहर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे नेट फोर्स आप देखेंगे f का वैल्यू आएगा k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, सिंपल रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2। अरे यार ये चिंदी से सवाल है, आएंगे कि नहीं? इनमें क्या लॉजिक है, उतना खतरनाक है ही नहीं कुछ।
सिंपल सी बात है। अभी जो ग्रेविटेशन में सवाल कर रहा था ना लास्ट टाइम पे, जितने भी फोर्सेस थे, जितने भी मासेस थे, अभी तुम्हारा काम है उन क्वेश्चंस को दोबारा से करो, मासेस की जगह चार्ज लिख दो, ठीक है? दोबारा से करना उन सबको, मैं कल चेक करूंगा। जितने भी क्वेश्चन दिखाए थे उधर, पर चार्ज को हटाकर मास लिख लेना, या मास को हटा के चार्ज लिख लेना, और मुझे आंसर बता देना क्या है। इस पे फोर्स बता दो। उधर एक टॉपिक और पढ़ाया था, न्यूट्रल पॉइंट्स, नल पॉइंट्स, तुम्हें याद है? शॉर्टकट भी दिखाया था, याद है ना? हाँ, यहाँ भी न्यूट्रल पॉइंट्स 3/2f, ठीक। बाकी होगा क्या? शाबाश। लास्ट वाले क्वेश्चन को आपको आंसर आया है, जिसे नहीं आया वो देख लेगा। ऐसे कर लोगे मुझे लगता है, किया है ना? ठीक है, इसको कर लेना, कोई मुश्किल काम नहीं है, कर लोगे आप। अब ऐसे सवाल भी दिखाने पड़े तो फिर क्या ही पढ़ा रहा हूं मैं, आपको नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे सवाल तो सिंपल है, आपने 1000 बार ऐसे सवाल किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका मैंने तुम्हें बोला ये कि घर पे जाओ, जो लास्ट टाइम ग्रेविटेशन के सवाल कराए थे उनमें से 4 मास को हटा के उधर 4 ही रख दो, और वो सारे सवाल वापस से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? प्लस आपके मॉड्यूल पे आपको बहुत सारे ऐसे वाले सवाल मिल जाएंगे, उतना मुश्किल नहीं है, आराम से मिल जाएंगे ऐसे सवाल आपको। चलिए बेटा, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा इसको आप सॉल्व कर लें। शाबाश। ये एक्स एक्सिस है, अब इस एक्स एक्सिस पे हमने बहुत सारे चार्जेस रखे हैं,
यहां रखा है हमने एक 1 कूलम का चार्ज, यहां है 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का चार्ज, यहां रखा गया है 8 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम का चार्ज, यहां रखा गया है 2 कूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर दिस, फिर रखा गया है यहां 8 इंटू 10 पावर माइनस 8, फिर रखा गया है यहां 27 इंटू 10 पावर माइनस 8, मतलब क्यूबिक चार्ज रखे, क्यूबिक टाइप, क्यूब टाइप, और यहां है लास्ट वाला चार्ज जो रखा गया है 100 10 पावर माइनस 8, और ये कहा गया है कि ये 10th चार्ज है, दिस इज द 10th चार्ज, 10वां चार्ज है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है हमें 10, 0, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 20, 0, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 30, 0, 40, 0, चलते चलते लास्ट वाले का कोऑर्डिनेट 100, 0। कोऑर्डिनेट से पता चलता है ये 10वां चार्ज है। हमने पूछा क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट ओरिजिन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज एट ओरिजिन, जिस चार्ज को हमने ओरिजिन पे रखा है उस चार्ज पे बताइए बेटा फोर्स कितना होगा, जिसको हमने ओरिजिन पे रखा है उस वाले पे फोर्स बताना है। यहाँ ये 8 दिया गया है, सॉरी, दिस इज 8, दिस इज 27, ठीक, एंड सो ऑन, 64 इंटू 10 पावर माइनस 8, क्यूबिक अरेंजमेंट है, समझ गए ना। चलिए, want to know the force on the charge placed at the origin. ग्रेविटेशन में एक इनफाइनाइट अरेंजमेंट वाला सवाल भी था। Let me check. हाँ, 1000, ठीक है, गुड, दिस इज 1000, वेरी गुड। चलिए, चलो आप करो, अब तो और भी आसान हो गया, चलो। शाबाश, आंसर, अरे इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था, उतना क्या मसला है भाई, जो ओरिजिन है ओ उधर पर जो फोर्स है कि Q into Q 10 to the power minus 8 upon distance 10 square plus K 1 into 8 10 to the power minus 8 upon 20 square, सही, प्लस डैश 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 इसी तरह से चलता जाएगा, लास्ट में जो 10वां है पढ़ने बाद F naught is K into 10 power minus 8 कॉमन, सही है भाई, क्या बनेगा 1 1 upon, this is missing some data,
अच्छा हाँ, यहाँ बोला गया है, सॉरी, यहाँ बोला गया है डिस्टेंसेस आर इन मिलीमीटर। ओके, सॉरी। तो 10 into 10 to the power minus 3 square, 20 into 10 power minus 3 square, ठीक है। तो ये बन जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या है, 10 पावर माइनस 2 है ना। यहाँ से क्या बचेगा, 10 पावर माइनस 2 था ना, यहाँ स्क्वायर करके 10 पावर माइनस 4 कॉमन बचा, यहाँ 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 क्यूब लिख लेते ना 8 को अपॉन 2 स्क्वायर ना, प्लस यहाँ फिर तीसरी टर्म में 3 नहीं, हाँ 3 क्यूब, सॉरी 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब अपॉन dash. This becomes k into 10 power minus 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4 dash up to 10. Okay, k into 10 power minus sum of natural numbers we know n into n plus 1. 10 into 10 plus 1 upon 2. 55. 55 ना? Yes sir. 55 k into 10 to the power minus 4. उसी तरह से उसको भी करोगे। अच्छा, मैंने तुम्हें सिखाया है ट्रीटमेंट, अगर इनफाइनाइट सीरीज बनेगी तो क्या करना है ना, सम अप टू इन्फिनिटी, व्हाट इज दैट 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस r, वेरी गुड, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट r इज नॉट इक्वल टू 1, ये इनफाइनाइट जीपी का सम होता है ना। तुम्हें ये सिखाया गया है, तो इसको तुम अच्छे से आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक। इसको नोट किया जाए, बड़ा सिंपल सवाल, इनकंसेप्चुअल। So basically, the time is almost up. So we'll be taking more tomorrow, right? Monday.